Good afternoon, everyone. Yes. Okay. I hope I am perfectly audible, visible. Um, so let's start for the day, but we'll revise first and we'll move forward. Section number 4, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लेंगे कहाँ पे? असेसमेंट ईयर के अंदर, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन इज गिवन अंडर 2 क्लॉज 31, इनकम की डेफिनेशन अंडर 2 क्लॉज 24, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3, स्कोप की डेफिनेशन, स्कोप क्या होता है अंडर सेक्शन 5, देन एग्जम्प्ट इनकम्स आर गिवन अंडर सेक्शन 10, असेसमेंट ईयर की मतलब दे रखा है 2 क्लॉज 9 के अंदर, एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस आर गिवन बेसिकली अंडर फाइनेंस एक्ट। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट किया था, and we have started with person's definition, and the definition of person is inclusive. Person includes individual, HUF, partnership firm includes LLP, company, AOP, BOI, और लोकल अथॉरिटी, कंटेनमेंट बोर्ड और पंचायत, और आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। ये हमने देखा। फिर मैंने कहा था कि इंडिविजुअल में मेजर, माइनर, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड सब लोग क्या है दोस्तों? कवर्ड है। फिर आप लोगों को मैंने कंपनी के बारे में भी बताया था कि इंडियन कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है, फॉरेन कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टैक्स देना नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब कहाँ पर कवर्ड हो जाती है? एओपी, जॉइंट वेंचर, ये सब कहाँ आ जाते हैं? एओपी के अंदर आते हैं। फिर मंदिर वगैरह जो होते हैं जिनका ट्रस्ट नहीं बना होता, तो फिर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यूनिवर्सिटीज वगैरह कहाँ आते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये सारी बातें थी। कुछ और डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। इतना खास बोल के नहीं, देखो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बोल दूंगा कि इसको कैसे भी करके याद रखना है, बट फॉर द नॉलेज सेक ये चीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है। तो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 17 के अंदर। तो कंपनी का मतलब होता है ना? आप उसको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं करना है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि देखो कभी भी एग्जाम में ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कंपनी की डेफिनेशन क्या कर दीजिए बताए। कंपनी का मतलब, अच्छा ये मीन्स है ना? मीन्स मतलब जो ये कहा गया है वो ही क्या रहेगी? कंपनी। तो कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी भी इनने क्या कर लिया? कवर्ड कर लिया। कंपनी का मतलब इनने क्या कर दिया? फॉरेन कंपनीज भी कवर कर लिया है। ठीक है। तो इंडियन कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें, सॉरी पहले कंपनी की डेफिनेशन है, तो कंपनी की डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज भी आती है और फॉरेन कंपनीज भी आती है। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कोई ऐसा एसोसिएशन, कोई ऐसी बॉडी जिसको 1970 तक क्या माना जाता था? कंपनी माना जाता था। कंपनी की तरह क्या किया जाता था? असेस किया जाता था। ऐसी कोई संस्थाएं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 1970 तक क्या मानी जाती थी? कंपनी, तो वो आज भी क्या मानी जाती है? कंपनी। तो सर ऐसा कौन है जिसको वहां पे कंपनी मानते थे? देखो टू बी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने कोई सर्च करने की कोशिश की नहीं कि मुझे क्या करना, उसको कंपनी मानते थे तो उसको कंपनी मानते थे। आप भी लिस्ट, आप भी सर्च करके देखोगे तो आपको भी इतना कोई आसानी से कोई चीज मिलने वाली नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट पढ़कर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? एन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी टू बी अ कंपनी। मतलब किसके पास पावर है? सीबीडीटी के पास पावर है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एसोसिएशन को कल से बोल दे कि आप क्या है? कंपनी है। तो आपका टैक्सेशन किसकी तरह किया जाएगा? कंपनीज की तरह। वो बोलेंगे नहीं हम तो एओपी है, हमको तो एओपी की तरह क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए। हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हम कंपनी नहीं है। क्योंकि हम बाद में जाकर देखेंगे कि कंपनी की टैक्स रेट्स क्या होती है? अलग होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्स रेट्स क्या होती है? अलग होती है। वो बोलेंगे हम तो एसोसिएशन है। लेकिन सीबीडीटी के पावर है कि वो किसी को भी क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उन्हें क्या माना जाएगा? कंपनी। खत्म। कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 17 के अंदर, 2 क्लॉज 17 के अंदर कंपनी का मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई एसोसिएशन जो कंपनी की तरह क्या होते थे? असेस होते थे। कौन सा ईयर?
1970 में, तब तो वो उनको आज भी हम क्या मानते हैं, कंपनी मानते हैं। और आखिरी में सीबीडीटी हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी कंपनी, सॉरी एनी एसोसिएशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन एज दी कंपनी। मान अब ऐसा एक्चुअली उन्होंने पावर क्यों रखा? अब दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है, सबके लॉस क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम लोगों ने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है कि जैसे लाइक एचयूएफ हमारे वहाँ एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऐसी दूसरी कंट्री में कोई ना कोई कुछ फॉर्म ऑफ बिजनेस हो ही सकता होगा जो उनके लॉस उनको बोलते होंगे। अब वो वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में आ जाता है तो उसको क्या माने? तो सीबीडीटी बोल देगी वी हैव पावर, हम आपको क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे, और आपका टैक्सेशन किसकी तरह किया जाएगा, कंपनी की तरह। ऐसा। देन यहां पर एक वर्ड आया बच्चों, इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है? इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है? तो इंडियन कंपनी को भी कहां डिफाइन किया गया? 2 क्लॉज 26 में। आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, नोट्स में ये चीज लिखी हुई है, सारी डेफिनेशंस आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाए। अभी आप सुन लो, मेरे को ये इंडियन कंपनी यहाँ पर बेटा बेटा बच्चा बता देगा जो इंडियन कंपनीज एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है, वो इंडियन कंपनी है। या इंडिया में एप्लीकेबल होने वाले कोई से भी क्या हो, कंपनीज एक्ट हो, उसको भी हम क्या मानेंगे, कंपनी मान लेंगे। आपने ये पता ही होगा आपको कि जम्मू कश्मीर का पहले अपना खुद का क्या होता था, कंपनीज एक्ट होता था, तो भैया वहां पे रजिस्टर्ड है तो क्या कंपनी नहीं मानेंगे? तो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं कि इंडियन कंपनी को उन्होंने बहुत सिंपली डिफाइन किया है, जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर कोई से भी लॉ में इंडिया के क्या है, रजिस्टर्ड है, कोई भी इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड है, उसे इंडियन कंपनी मानेंगे। मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के सामने। 2 क्लॉज 26 सेक्शन भी याद रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब तो वो 2013 है, लेकिन हमारा इनकम टैक्स अभी तो पुराना ही चल रहा है, तो उनने कुछ अमेंड नहीं किया, उन्होंने 1956 ही लिख रखा है, बट 2013 भी कवर्ड है। जो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनी भी क्या कंसिडर होगी, इंडियन कंपनी। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, उनका कुछ अपना लॉ हो, लाइक दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, दैट इज पौंडीचेरी, तो उनको भी क्या मानेंगे, इंडियन कंपनी मानेंगे। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सिक्किम के बारे में आपने सुना होगा कि सिक्किम एक अलग प्रोविंस था, उसको इंडिया में लाने के लिए उन्हें बहुत सारी कोशिशें की। सिक्किम में कुछ अलग लॉस अप्लाई होते थे, तो अगर आपकी कंपनी सिक्किम के लॉ में भी बनी है तो दोस्तों फिर उसको क्या माना जाएगा, इंडियन। आप इंडियन की कोई सी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो, यू आर इंडियन कंपनी। तो सर ये आज तो सब एक ही है, तो फिर ये सब क्यों लिख के दिया? ये 1961 का एक्ट है। तब तो क्या था, सारी चीजें अलग थी, सारी कहानियां क्या थी उस टाइम पर, अलग थी, दैट वाज देयर। अब तो सब एक ही हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर इसका मतलब बताओ, इंडियन कंपनी में उनने कहा अ कॉरपोरेशन स्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। जो ऐसी कॉरपोरेशंस जो कि कहाँ स्टैब्लिश हुई है, सेंट्रल स्टेट या प्रोविजनल कोई एक्ट है उसके अंदर, यानी यूनियन टेरिटरी के किसी एक्ट में, किसी प्रोविंस के किसी एरिया के एक्ट में रजिस्टर्ड है, जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, इनको भी क्या मानना है, इंडियन। इसलिए कल ही आपको बताया था, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो तो कंपनीज एक्ट में बनी होगी, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस तो कहाँ बने होंगे आपके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आपके कहाँ बने होंगे, ये स्पेशल प्रोविंस में सेंट्रल के एक्ट में बनेंगे, तो वो भी क्या है, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या करना है, टैक्स देना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को भी टैक्स देना है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और फिर तो यार देखो, इनके पास सीबीडीटी ने हमेशा एक अपने पास क्या रख रखा है, पावर रख रखा है कि वो किसी को भी क्या कर सकते हैं। जी सर, आ जाइए। ओके, हर्षित सर हैज सम अनाउंसमेंट गाइस फॉर यू। गाइस, कल सक्सेस पार्टी है, सीए फाउंडेशन क्लियर होने वाले स्टूडेंट्स की ऑब्वियसली। आप लोगों ने कौन सी एग्जाम क्लियर करी है? तो किस चीज की सक्सेस की पार्टी होगी? ओके, अच्छा, कल पार्टी यहाँ नहीं है। आप लोगों की क्लासेस अराउंड 1:30 या 2 PM तक रहेंगी, और फिर आपको 3 बजे तक
3 बजे तक, 3:30 भी नहीं बोलो, ये 3 बोलोगे तो ये 3:30 तक आएंगे। तो अपन 3 ही बोलो और 3 बजे चालू, क्योंकि 3 से 6 बजे तक अपनी पार्टी का टाइम डिसाइड हुआ है। होटल अमर विलास। आपको लोकेशन आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, टेलीग्राम पर आ जाएगी, है ना। तो आपको हम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले छोड़ देंगे, ताकि जिसको तैयार होके आना है ना, लड़के तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, बट ओके। तो आप कहीं से भी पढ़े हो, इट डज नॉट मैटर। अब आप नाटा के हो तो आप भी मोस्ट इनवाइटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। एंड सागर सर से समझ में तो आ रहा है ना, मज़ा आता है कि नहीं? अभी 3 दिन नहीं आएगा मज़ा, लेकिन क्योंकि सागर सर थोड़ा बाहर जा रहे हैं किसी अर्जेंसी के कारण। 3 दिन नहीं है मात्र, चौथे दिन से फिर से आ जाएंगे। तो फिर सर 1.5 घंटे करना है ना सर अपने को टाइम, अब क्लासेस का टाइम बढ़ जाएगा। ओके, फिर धीरे से हम 1.5 से 2 कर देंगे, फिर हम 6:30 तक रोक लेंगे आपको। ओके, चलिए, सो सी यू एट द पार्टी। ओके, तुम्हारी एक्साइटमेंट नहीं दिखी मेरे को थोड़ा भी। अर्ली बर्ड है क्या ये बैच? पोस्ट रिजल्ट है ये बैच आई है? तो यही बोला था कि इनमें एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम है। अर्ली बर्ड वाले तो एकदम जोश से भरे हुए, ये लोग अभी अभी नए नए नहीं आए, अलग अलग जगह से है ना, तो इनको थोड़ा सा यूनाइट होने में टाइम लग रहा है। कल हो जाएंगे, देखना पार्टी में। हाँ, ये माहौल भी कभी कभार ऐसा होता है जब आप यूनाइट हो सको, एक दूसरे को जान लो, क्योंकि अगले 7-8 महीने तो यही हो, हम जाने कहीं नहीं देने वाले। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको वर्चुअली हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, यूट्यूब पर ओपन कर देंगे, ठीक है। और कुछ अगर लगेगा तो सागर सर की प्रैक्टिस शीट भी भेज देंगे साथ में। थैंक यू सो मच। यस, तो बढ़िया है, कल आप लोगों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और क्या है। इट्स लाइक फ्रेशर पार्टी, जैसे कॉलेजेस में होती है ना, कि इंटरमीडिएट में आए तो सक्सेस पार्टी से अच्छा इसको क्या कह सकते हैं, फ्रेशर्स पार्टी कह सकते हैं। वहां पे थोड़ी दोस्ती कर लेना प्लीज यार आप लोग, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू बैच को पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाकू बैच को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को ऐसी आदत नहीं इतना पढ़ाकू बन के पढ़ाने की। आप लोग मस्ती करते ही नहीं हो यार, क्या बोलूं अब मैं। क्या बेटा? ओके, ये आपको वो कंपनी की डेफिनेशन भी समझ में आ गई है, और इंडियन कंपनी में क्या लिखा था वो भी बता दिया। सीबीडीटी के पास पावर है, किसी को भी क्या बन सकते हैं कंपनी। और डोमेस्टिक कंपनी का भी मतलब मैंने आपको मतलब बताया था। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब भैया ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है। ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनीज जो कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनीज है। वो कौन सी कंपनी है? डोमेस्टिक कंपनी प्लस एसी फॉरेन कंपनी। चार्ज हो जा भाई। क्या हो? एसी फॉरेन कंपनीज जो कि बनी तो फॉरेन में है, लेकिन उनके जितने भी सारे कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है, और जितने भी जो भी उनका बिजनेस है, वो कहाँ सेटअप है? इंडिया में। और वो इंडिया में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड। तो आपको भैया हम क्या मान लेंगे? डोमेस्टिक कंपनीज ट्रीट कर लिया जाएगा, मतलब फॉरेन कंपनी को भी क्या मान सकते हैं? डोमेस्टिक कंपनीज मान सकते हैं। ठीक है, डन। एंड मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन तो कर दी। एक चीज मैंने आपको पहले ही कह दी थी, जैसे आपने मेरे से बीसीसीआई पूछा कि सर बीसीसीआई कौन से पर्सन में आएगा, कल से आप मेरे से पूछो कि सर एनएससी कौन से पर्सन में आएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आएगा। देखो मेरे को हर एक चीज का आइडिया नहीं रहेगा, आप मुझे उसका फॉर्मेशन ला के बताओगे तो मैं उसको देखकर बता दूंगा कि भैया ये चीज कहाँ पर आने वाली है। एनएससी आई थिंक कंपनी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है कि क्या है, कोई कंपनी हो, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में क्या हो सकता है? रजिस्टर्ड, या फिर कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू उसको क्या किया गया हो, फॉर्म किया गया हो, तो फिर वो एक अलग चीज है। मतलब आप एकदम से बीसीसीआई, आईसीएआई, आईसीएसआई, इनको हमें देखना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड कैसे हुए हैं, तब हम उनको क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आरबीआई, आरबीआई कहाँ आ सकता है? स्क्रीन एक सेकंड बस वो दिखा रहा हूँ। हाँ, स्पेशल एक्ट के थ्रू आया।
तो आपने मुझे बोला स्पेशल एक्ट के थ्रू आया, तो फिर ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ना, एक तरीके से क्या हो जाएगा, कंपनीज के अंदर क्या किया जाएगा, इनको ट्रीट किया जाएगा। जी, आरबीआई भी टैक्स देता है। आप उस अगर नेट पे सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आरबीआई भी टैक्स देता है। यस, ऑटोनोमस बॉडी बनाई सरकार ने, बोला हम तो पैसा, हम तो टैक्स लेंगे यार अल्टीमेटली। नाउ एचयूएफ की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचयूएफ गाइस? आई आई थिंक ये सबको पता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चलाता कौन है? करता। फिर उसके जो लोग होते हैं अच्छा, मैं तो मेंबर समझ रहा था, आप लोग बोल रहे हैं को पार्टनर्स। अच्छा, चलाता करता है, ठीक है सब। को पार्टनर्स और मेंबर्स में क्या फर्क है? अच्छा, एक चीज और, अच्छा आप मुझे बताते जाओ आप एचयूएफ के बारे में क्या जानते हो। मुझे बताओ को पार्टनर्स और मेंबर्स के बीच में क्या फर्क है, पता है क्या? हाँ हाँ, को पार्टनर्स, हाँ हाँ हाँ, कुछ 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 हद तक सही बोल रहे हो आप, ठीक है। को पार्टनर्स पैदा होते हैं और और बाकी लोग मतलब भगवान की देन थी। सब पैदा होते हैं, सबके सब पैदा होते हैं। सुनो, जैसे जैसे राजीव है, राजीव की शादी होती है, ठीक है, राजीव की शादी होती है, राजीव की वाइफ आ गई। राजीव जो एचयूएफ में है, उसके पापा की एचयूएफ में से, मोहन उसके पापा उसके एचयूएफ में। राजीव इज मेंबर एज वेल एज को पार्टनर, लेकिन राजीव की वाइफ इज अ मेंबर, बट वो हिस्सा नहीं मांग सकती, वो अपने बंटवारा, एचएफ का बंटवारा नहीं करवा सकते। तो जो मेंबर्स बंटवारा नहीं करवा सकते वो क्या कहलाते हैं, मेंबर्स। और जो मेंबर्स बंटवारा करवा सके वो क्या करा सकते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है। अम, और एचएफ के अंदर कर्ता मेल हो सकता है कि फीमेल हो सकता है? सी, मेंबर्स कौन हो सकते हैं, यानी को पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। आज से कुछ टाइम पहले सिर्फ मेल मेंबर्स ही कंसिडर किए जाते थे, लेकिन अब फीमेल को भी बराबर का क्या मिलता है, हिस्सा। लेकिन क्या फीमेल कर्ता बन सकती है? एब्सोल्युटली, फीमेल भी क्या बन सकती है, कर्ता बन सकती। ठीक है, इतना पता है आप लोगों को काफी एचयूएफ के बारे में। मेंबर्स क्या होते हैं, जो एचएफ के पार्ट होते हैं, को पार्टनर्स वो होते हैं जो हिस्सा मांग सकते हैं। कर्ता मतलब जो एल्डेस्ट पर्सन होता है वो क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। कर्ता कैन बी मेल, कर्ता कैन बी फीमेल। एचयूएफ को मैनेज कौन करता है, कर्ता करता है। एचयूएफ को एक सेपरेट पर्सन इनकम टैक्स में क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एचयूएफ के ऊपर एक एक्ट लगता है, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। दैट्स इट, मेरे इनकम टैक्स में इतना ही जरूरी है। हम चाहे तो 1 घंटा एचयूएफ पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना जब वो चीज एग्जाम में आनी नहीं। और एचयूएफ के बारे में, एचयूएफ के बारे में आपको पढ़ाया जाता तो आपको पूरा एक्ट ही कहाँ डाल देते, आपके कोर्स सिलेबस में नहीं डाला गया, मतलब इंस्टीट्यूट खुद ही इस लेवल पर अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। हाँ, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन देखो नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन जो सिलेबस भी है वो भी अपनी जगह है। ज्यादा नॉलेज नॉलेज देने के चक्कर में जाएंगे तो सिलेबस भी लेट होगा। और काम की बातों, और मैंने ये देखा है कि इंसान को जब ज्यादा बातें तो बताओ ना, तो वो काम की बात भूल जाता है, और जो फालतू की बातें हैं ना उसको सारी मजा भी आता है, सब याद भी रहती है। तो मेरे हिसाब से पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है। अब मैं आप लोगों को इनकम बताता हूँ बेटा, इनकम। अब है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमको इनकम टैक्स में पढ़ना क्या क्या है। अभी तो आपको क्या बता दिया था स्टार्टिंग में कि भैया एक्ट है ना, फिर रूल्स है ना, नोटिफिकेशंस है ना, ये है ना वो है, ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी। अब एक्चुअली इनकम टैक्स में क्या क्या चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, और इनकम टैक्स पढ़ते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है,
उसका पूरा ओवरव्यू आपको अभी मिलने वाला है। देखो, इनकम की डेफिनेशन 2 क्लॉज 24 में दी गई है, लेकिन इनकम क्या होती है अभी नहीं बता सकते, क्योंकि यही तो पूरे इनकम टैक्स में पढ़ना है। अगर आप देखोगे इनकम टैक्स की डेफिनेशन, तो कम से कम 1.5 पेज की तो क्या है, इनकम की डेफिनेशन है। दैट इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन एट दिस स्टेज। हम जब सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इनकम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कवर। लेकिन इनकम निकालते कैसे हैं वो हम लोगों को देखना है। तो वो है हाउ टू कैलकुलेट इनकम। हाउ टू कैलकुलेट इनकम। इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनकम कैलकुलेट करना है तो भैया पर्सन का होना जरूरी है। हम पर्सन का इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर पर्सन का क्या पता होना चाहिए, हमको स्कोप पता होना चाहिए। पर्सन का क्या पता होना चाहिए, स्कोप। क्योंकि जो विराट कोहली हो सकता है कि सारी इनकम पे टैक्स दे, लेकिन क्रिस गेल जो है उसकी इंडियन इनकम पर ही क्या दे, टैक्स दे। अब जैसे जैकलीन फर्नांडीज है, अब जैकलीन फर्नांडीज मुझे नहीं पता कि वो हमारे देश की रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि कभी वो मुंबई में रहती है, कभी वो श्रीलंका में रहती है, कभी वो लंदन में रहती है, कभी कहीं ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो मुझे पता करना पड़ेगा वेदर शी इज रेसिडेंट और नॉट। तो उसका स्कोप उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विराट कोहली का भी स्कोप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि एक सीरीज साउथ अफ्रीका में खेल ली, 2-3 महीने साउथ अफ्रीका में, 2-3 महीने लंदन में, फिर उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया चले गए। वैसे तो बीसीसीआई ऐसा प्लान नहीं करता, नहीं तो ये सारे प्लेयर्स हमारे क्या बन जाए, नॉन रेसिडेंट बन जाए। एक्चुअली स्कोप डिपेंड करता है, स्कोप डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये पर्सन वाला जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको फर्स्ट चैप्टर है। ये आपका कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। देन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। स्कोप जो है, हम स्कोप से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर सेकंड। अच्छा, आपको याद है मैंने कहा था इनकम टैक्स में कितने चैप्टर्स है, 23, है ना। इतने चैप्टर्स है, ये वो वाले चैप्टर नहीं है, ये हमारे मॉड्यूल के चैप्टर है। ये किसके चैप्टर है, हमारे मॉड्यूल्स के चैप्टर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस, किसको रेसिडेंट कहते हैं, किसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं, किसका क्या स्कोप होता है, चैप्टर नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे। फिर हमारे इनकम टैक्स ने कहा कि किसी भी पर्सन को इनकम कैलकुलेट करना हो तो वो 5 तरीके से इनकम कमा सकता है। कितने तरीके से इनकम अर्न की जा सकती है, 5 तरीके से इनकम की जाती है। मतलब इनकम अर्न करना है तो 5 घराने हैं। 5 घराने में जो सबसे पहला घराना है वो है सैलरी हेड। सैलरी हेड, सैलरी हेड इज लाइक, कोई इंसान सैलरी कमा रहा है तो उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सर वो तो बहुत इजी है, वो तो सैलरी कमा रहा होगा, उसको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती होगी, तो 50,000 इंटू कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, तो भैया 6 लाख आ जाएगा। फिर 6 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को क्या मिलता है, छुट्टियां मिल रही है, छुट्टियों के लिए एयरलाइंस का टिकट किसने बुक करवा दिया, एम्प्लॉयर ने बुक करा दिया, तो और फायदे मिल गए। घर मिल गया रहने के लिए, कार मिल गई रहने के लिए, नौकर मिल गए। सारा का सारा खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर उठा रहा है। हो सकता है कि एम्प्लॉयर बच्चों को स्कूल में फ्री में पढ़ा रहा है, तो जो फ्री में पढ़ा रहा है एक बेनिफिट है, क्या इसे सैलरी मानना है, नहीं मानना है। बोनस मिलता है तो क्या होगा, कमीशन मिलता है तो क्या होगा, सैलरी में से कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे, ये सारी बातें हम कहां देखेंगे, सैलरी हेड। आई बात समझ में। तो सैलरी हेड ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3। ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3। फिर अच्छा, एक चीज और थी ना बीच में कि इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसका एक चैप्टर था, उसका एक चैप्टर था, लेकिन अब वो हट गया। अब वो हट गया, लेकिन हट तो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब जगह क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके। क्योंकि कुछ इनकम सैलरी की एग्जम्प्ट होगी, कुछ इनकम दूसरे हेड की एग्जम्प्ट होगी, तो वो सब वहां पहुंच गए। तो मैंने उसको चैप्टर को हटा दिया और उसको सब जगह अपन क्या करेंगे, फिर स्प्रेड करके पढ़ लेंगे। फिर हमारी सरकार कहती है कि कोई इंसान मकान से किराए की इनकम अर्न कर सकता है, रेंटल इनकम, उसको कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी।
मकान से किराए की इनकम के लिए सरकार ने एक ही अलग घर बना दिया, हाउस प्रॉपर्टी। किराए की इनकम पे कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता चलेगा हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस लगाने पे। तो ये हमारा रहेगा चैप्टर। मकान बेचना नहीं, मकान से किसकी इनकम, मकान से किराए की इनकम। तो भैया रेंट आ रहा है, मकान का इंश्योरेंस भर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, तो क्या खर्चे माइनस होंगे नहीं होंगे, इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मकान खरीदने के लिए लोन लिया तो उस पर ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, माइनस होगा नहीं होगा। बिल्डिंग का रिपेयर चल रहा है, जैसे भी एकेडमी में रिपेयर चल रहा है, वैसे तो हम हमारे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, किराए के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, अगर मान लो नीचे आपने देखा होगा बैंक को हमने क्या कर रखा है, किराए पे दे रखा है, तो वहां कोई रिनोवेशन चल रहा है तो फिर क्या होगा। तो वो सारी बातें आप कहां सीखोगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है। इसके बाद सरकार ने कहा कि कोई इंसान इनकम अर्न कर सकता है अपने बिजनेस से, तो उसको प्यार से मैं कहता हूं पीजीबीपी। क्या कहता हूं, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उस चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा। अब वो प्रोफेशन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको किस तरीके से क्या देना पड़ेगा टैक्स, उसकी पूरी बातें कहां पर दिखाई जाएगी, पीजीबीपी के अंदर। ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या रहेगा, पीजीबीपी। सरकार के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता होगा, बिजनेस करने वालों से। सबसे ज्यादा मस्ती भी कौन लोग करते होंगे, बिजनेस वाले। ज्यादा से ज्यादा पेंडल में क्या डालते होंगे, खर्चे डालते होंगे। तो भैया रेस्ट्रिक्शंस भी किन पे लगानी है, उन लोगों पे लगानी है। फायदा भी किन को देना है, सबसे ज्यादा उन लोगों को देना है। तो बहुत ज्यादा प्रोविजंस एंड डिटेल के अंदर दे रखा है, कहां पर, पीजीबीपी चैप्टर नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेंथी कहूंगा, लेंथी कहूंगा, लेकिन आई अश्योर यू कि आप किसी भी स्टूडेंट्स, आप कोई भी हो, आपका दोस्त कहीं पे भी हो, अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर आप बिना बुक उठाए फिंगर्स पे एक एक सेक्शन बोल पाओगे। वैसे तो हर चैप्टर के बोल पाओगे, लेकिन ये चैप्टर स्पेशली इसके सारे प्रोविजंस की एक एक कंडीशन, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बुक यहीं होगी आपके दिमाग के अंदर। इवन वैसे तो सारे चैप्टर में ऐसे ही होगा, बट मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ऐसा कह रहा था। फिर दोस्तों, सरकार का ये कहना है कि किसी इंसान की इनकम हो सकती है असेट बेचने से, है ना, जैसे बिल्डिंग बेच दी, शेयर्स बेच दिए, तो वो कैपिटल गेन्स में जाता है। वो कहाँ जाता है, कैपिटल गेन्स। तो ये चैप्टर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 6। ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 6। ये एकमात्र चैप्टर है जो डिफिकल्ट है, एकमात्र चैप्टर है जो डिफिकल्ट है पूरे सिलेबस का। एल्स कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। इस डिफिकल्ट बोल के इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शंस थोड़ा इंसान भूल जाता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। और कोई इनकम कहीं और नहीं आती तो यहां पर आती, दैट इज ओएस, अदर सोर्सेस। ये आपका रहेगा चैप्टर 7। अब जैसे कोई हमारे पास, जैसे मेरे पास कोई इनकम टैक्स का रिटर्न भराने आया, तो मुझे उसे सब पूछना पड़ता है कि भैया आपका स्टेटस बताइए। जनरली तो शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि भैया रेसिडेंट है कि क्या है, नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर आपको शक्ल देख के समझ में नहीं आता है तो फिर आपको उसको उसका स्टेटस देखना पड़ेगा। स्टेटस के लिए पासपोर्ट कॉल करना पड़ता है, फिर पासपोर्ट कॉल करके देखना पड़ता है कि भैया इंडिया में कितने दिन है, कितने दिन नहीं है। ये सब कैसे होता है हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। फिर उससे पूछना पड़ता है भैया आपकी इनकम कहाँ कहाँ से है, तो वो बोलता है मैं जॉब करता हूँ। तो ठीक है भैया, आपकी सैलरी की डिटेल्स हमें क्या करिए, प्रोवाइड करिए। फिर मैं पूछता हूँ कि जॉब के अलावा कोई मकान वकान है क्या आपका, या मकान किराए से दे रखा है क्या, आपकी कोई किराए की इनकम है क्या। तो वो बोलेगा हाँ हो सकता है कि मेरी कौन सी इनकम है, किराए की इनकम भी हो सकता है, किसी की इनकम हो किसी की इनकम ना हो। वो बोलता है मैं साइड में रात को क्या करता हूँ भैया, सुबह जॉब करता हूँ और शाम को सराफे में ठेला लगा लेता हूँ, तो मेरा वहां पर क्या होता है, बिजनेस की इनकम भी है, तो भैया मेरा बिजनेस भी है। एग्जाम में इनकम टैक्स डिफिकल्ट क्यों होता है और क्यों लगता है, उसका रीजन क्या है पता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्योंकि भैया वो सैलरी भी अर्न कर रहा है और रात को क्या करता है, बिजनेस भी करता है, या सैलरी भी अर्न कर रहा है साथ में प्रोफेशन में भी है, सैलरी भी अर्न कर रहा है और साथ में
और कुछ हाउस प्रॉपर्टी से क्या करी, किराए की इनकम भी आ रही, या फिर सैलरी की इनकम है लेकिन इसने इस साल शेयर्स बेच दिए, तो शेयर्स बेचने पे क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स वाला चैप्टर लगाना पड़ेगा, और सैलरी की इनकम पे क्या करना पड़ेगा, सैलरी हेड। अब जनरली अभी तक जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में करते आते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, उनको एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लो वो कर लेंगे, लेकिन जब एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनको वहां पर क्या आने लगती है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों आती है पता है, क्योंकि आप अपने माइंड को यही बोल के आते हो और आज तक यही सीख कर आते हो कि हमें एक ही चैप्टर, जैसे अब 40 पॉइंट है कोई चीज सैलरी के अंदर, एग्जाम में 40 पॉइंट तो आएंगे नहीं, 15 पॉइंट 10 पॉइंट किसके आ गए, सैलरी के आ गए। आपका पूरा माइंड क्या सोचता है कि फिर सैलरी का ही क्वेश्चन है, एक दो पॉइंट ऐसे ये लोग नालायक होते हैं, एक दो पॉइंट ऐसे छुपा के देते हैं जो किसी दूसरे चैप्टर के होते हैं। तो मेरा ये कहना होता है जब भी इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। आपको लग रहा है ना सैलरी का ही क्वेश्चन है, नहीं सोच लो कहीं किराए की इनकम तो हिडन नहीं है, कहीं पीजीवीपी तो हिडन नहीं है, कहीं कैपिटल गेन्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है, कहीं अदर सोर्सेस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ढूंढ लो, सोच लो, अलर्ट रहोगे तो आप इजीली उसको क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, और फाइंड आउट कर कर उसको सॉल्व कर कर आ जाओगे। अलर्ट ही नहीं रहोगे तो हो सकता है आपसे वो चीजें क्या हो जाए, मिस हो जाए। ठीक है, ये 5 हेड होते हैं। 5 हेड होने के बाद कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दूसरे की इनकम आपकी इनकम मेरी इनकम में क्लब होगी, आपकी इनकम मेरी इनकम के अंदर क्या होगी, क्लब होगी। जनरली मेरी इनकम पे मेरे को ही टैक्स देना है, आपकी इनकम पे किसको टैक्स देना है, आपको ही टैक्स देना है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपकी इनकम मेरी इनकम में क्या हो जाएगी, क्लब। अच्छा मुझे बताओ ऐसे केसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे, कम होंगे, बट होंगे, उसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये पांचों हेड से हमारा आंसर जब आ जाएगा तो हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि कहीं किसी और की इनकम तो हमारी इनकम में नहीं जुड़ने वाली, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। दिस विल बी योर चैप्टर 8। दिस विल बी योर चैप्टर 8, क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे लिखा है माइनर, हमने माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्या होती है, क्लब होती है, तो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा कि भैया माइनर को इतनी इनकम क्या हुई है, माइनर के नाम पे एफडी थी और एफडी पे उतना ब्याज मिला है, तो माइनर की इनकम को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आपकी इनकम में जोड़ना पड़ेगा। सर वो पापा की इनकम में जुड़ेगा कि मम्मी की इनकम में जुड़ेगा, किसकी इनकम में जुड़ेगा, इसका एक पूरा चैप्टर है, ये लिख ही दिया मैंने, क्लबिंग ऑफ इनकम, उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। अच्छा जरूरी है कि सिर्फ इनकम ही हो, लॉस भी हो सकता है। अब मान लो किसी इंसान के 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में उसको क्या हुआ, प्रॉफिट, और एक में क्या हुआ, लॉस, तो यार सरकार बोल सकती है लॉस लॉस तेरा, है ना, लॉस तेरा, हमको तो किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है, और प्रॉफिट के ऊपर क्या दे दीजिए, टैक्स। लेकिन सरकार इतनी जल्लाद नहीं है, सरकार ने बोला अगर आपके 2 बिजनेस है, एक में आपको प्रॉफिट है और एक में आपको क्या है, लॉस है, आप सेट ऑफ कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सेट ऑफ। जैसे ऊपर से 5 लाख का प्रॉफिट आया, एक बिजनेस से 2 लाख का लॉस आया, आप 5 लाख में से 2 लाख क्या कर लीजिए, सेट ऑफ कर लीजिए। तो लॉस आता है तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। सर अगर मान लो एक ही बिजनेस है और लॉस हो गया तो क्या कर सकते हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब वो लॉस को क्या करेंगे, अगले साल लेके जाएंगे, और अगले साल प्रॉफिट होगा तो अगले साल क्या कर लेंगे, माइनस। कब लॉस होता है, कब सेट ऑफ होता है, लॉस कैसे होता है, सेट ऑफ कैसे होता है, कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, इसका एक पूरा चैप्टर है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये रहेगा चैप्टर 9। क्लबिंग कब अप्लाई होती है बेटा, क्लबिंग उसके केसेस है ना, आपको बताऊंगा। माइनर की इनकम, पेरेंट्स में क्लब होती है, बीबी की इनकम हस्बैंड में क्या हो सकती है, क्लब हो सकती है ना, बहू की इनकम सास में क्लब हो सकती है, या फिर बहू की इनकम ससुर जी में क्लब हो सकती है, या फिर बहुत बार एक दो केसेस ऐसे भी जहाँ किसी दूसरे की वाइफ की इनकम भी आपकी इनकम में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। सो इट्स देयर, बट वो वहां देखेंगे। जैसे केसेस में आपको ऐसे फिंगर्स पे याद रहेंगे कि ये केस, ये केस, ये केस, ये केस, टोटल 8 केस है, तो बस 8 केस में क्या होती है, क्लबिंग होती है, इसके अलावा कोई भी केस हो तो क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि जनरली तो जो टैक्स देना है वही देगा ना।
ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ये भी तो मैं बता रहा हूँ कि उसका पूरा चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉर। तो मैंने ये स्टार्टिंग में क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो सैलरी में इनकम है और एक उसके दो बिजनेस है, एक बिजनेस में उसको प्रॉफिट है और एक बिजनेस में लॉस है। तो सोचो सैलरी हेड भी अप्लाई हो गया, बिजनेस हेड भी अप्लाई हो गया और इधर से सेट ऑफ भी अप्लाई हो गया। अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे बताओ? एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैन बी देयर, क्योंकि कोई सा भी चैप्टर कहीं पर भी क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। सैलरी है, सैलरी है, बिजनेस में प्रॉफिट है, शेयर्स में लॉस है। अब क्या हो गया, बिजनेस हेड भी अप्लाई हो गया, ये भी हो गया, फिर इधर से क्या हो गया, सेट ऑफ। और लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो कैपिटल गेन लगाना ही पड़ेगा ना। देखो सेट ऑफ करने के लिए सेट ऑफ वाले चैप्टर में जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो कहां जाएंगे, कैपिटल गेन्स में जाएंगे। तो मतलब कैपिटल गेन्स में भी अप्लाई जाना है यार। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जनरली क्या किया है, देखो फर्स्ट ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, वो ये है टैक्स। और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं काफी ज्यादा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। आप मान के चलिए मैं आपको बहुत सारे देखो पहली बात तो याद तो आपको सारी चीजें क्लास में हो ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो उस क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन केस स्टडी टाइप ही आपको क्या किया करूंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे, कोई सा भी कॉम्बिनेशन आए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं जो कॉम्बिनेशन बनवाऊंगा वही की वही एग्जैक्टली क्या आएगा एग्जाम में आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। बट यस यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड कि भैया आन दो, फोड़ देंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम फोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों पांचों हेड का टोटल कर दिया। पांचों हेड का टोटल करने के बाद दूसरे की इनकम पूछ ली, है ना, दूसरे की इनकम पूछ ली। दूसरे की इनकम पूछने के बाद लॉस वॉस भी पूछ लिया। तो इसके बाद जो आता है ना उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड जोड़ लो, दूसरे की इनकम जोड़ लो, लॉस माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। सर क्या लॉस माइनस हो ही जाएगा बेटा, ये तो सिखाऊंगा ना, सिखाऊंगा। आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सर क्या ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है? नो, नो, ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ग्रॉस टोटल इनकम में से सरकार डिडक्शन दे देती है। क्या दे देती है, डिडक्शन। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड खरीदने पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, मेडिकल प्रीमियम भरने पर क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट, एलआईसी की पॉलिसी लेने पर क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट। तो डिडक्शन कैसे मिलता है, कब मिलता है, किसको मिलता है, कितना मिलता है, इसका एक पूरा चैप्टर है। इसमें से माइनस करेंगे लेस डिडक्शन। डिडक्शन का एक चैप्टर है, ये रहेगा चैप्टर नंबर 10। वो आपको मैंने सेक्शंस बोले थे ना कि ऐसे तो 298 सेक्शंस है, लेकिन ऐसे फिर देखोगे तो 60 तो 750 सेक्शंस हो जाएंगे। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD, 80 TTA, 80 TTB, 80 QQB, 80 RRB, 80 GGB, 80 GGC, 80 GG, 80 G, है ना। तो ये सारे सेक्शंस जो है, ये सारे सेक्शंस कहाँ आएंगे, इस जगह। और याद भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, और वो होंगे गारंटीड याद होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल इनकम। अगर जीटीआई में से क्या माइनस कर देते हैं, डिडक्शन माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है, टोटल इनकम। तो अब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, तो देखो आप कभी किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए हो क्या, नहीं गए। होम्योपैथी डॉक्टर के क्वेश्चंस बहुत अजीब होते हैं। आप आप प्याज खाते हैं क्या, आप कितना पानी पीते हैं, आप मिर्ची ज्यादा खाते हैं क्या, आप तेल ज्यादा खाते हैं, आप रात को कब सोते हैं, दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं, रात को सुबह जल्दी उठते हैं क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उसके हिसाब से क्या करता है, वो दवाई देता है। तो वैसे ही अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो अपन को भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि यार भैया आपकी सैलरी से इनकम कितनी है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है, बीबी है क्या, बच्चे है क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस हमको क्या, क्योंकि बच्चे की इनकम क्या करवानी, क्लब करवानी हो, अपन नहीं पूछेंगे तो उसको क्या मालूम कि भैया बच्चे की इनकम पे भी हमको क्या देना पड़ता है,
टैक्स देना पड़ता है। फिर हमको पूछना पड़ेगा भाई कोई LIC की पॉलिसी ली है, कोई मेडिकल पॉलिसी ली है, उस वजह से डिडक्शंस मिलती है। तो ये सारी बातें, अब डिडक्शंस कब कब मिलती है वो आपको याद रहना पड़ेगा। उसकी एक लिस्ट है, क्लबिंग की क्या रहेगी, लिस्ट रहेगी, वो आपको याद होना चाहिए वो केसेस। टोटल इनकम, इस टोटल इनकम पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स। इस टोटल इनकम पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं टोटल टैक्स। टोटल इनकम पर जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं टोटल टैक्स। अच्छा, टैक्स अभी अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, इसी चैप्टर में सिखाऊंगा, बेसिक वाले चैप्टर में। मैंने कहा ना प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, तो वो आपको टैक्स कैलकुलेशन जो है मैं अभी सिखाऊंगा। लेकिन जितना टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं ना उतना पे नहीं करते हैं। जितना टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उतना पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपने कुछ कॉन्सेप्ट सुना होगा TDS TCS एडवांस टैक्स का। तो मान लो कि किसी इंसान का TDS कट गया है, तो उसमें से वो क्या माइनस कर देगा, लेस TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक चीज होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS, है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। TDS क्या होता है, TCS क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, किन लोगों को एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स कब देना है, एडवांस टैक्स कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना होता है, पे करना होता है, एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं, सारी की सारी बातों के लिए एक चैप्टर है, चैप्टर 11। ज्यादा सेक्शंस नहीं है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 192, 193, 194 ऐसे सेक्शंस रहेंगे। लेकिन 194 एक खतरनाक सेक्शन है जिसके अंदर 194 A B C डबल B, 194 D E G L M N O P I A I B I C ऐसे करके, है ना, LA, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर होंगे TDS के अंदर। तो TDS और एक डिडक्शन हमको थोड़ा सताएंगे क्योंकि इसमें काफी सारे क्या होंगे, सेक्शंस होंगे। ठीक है साहब, ये चैप्टर 11 है। अब भाई बताना तो पड़ेगा ना इनकम टैक्स को कि देखो भैया मेरी सैलरी से इतनी इनकम हुई, देखो मैं क्लब कर रहा हूँ, देखो मैं सेट ऑफ क्या कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, देखो मैंने इतना TDS कट गया था, इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स मैं क्या करूंगा, पे करूंगा। ये जो आएगा टैक्स पेबल आएगा, ये जो आने वाला है ये क्या आएगा, टैक्स पेबल आएगा। तो सेक्शंस याद रखना पड़ेंगे, याद हो जाएंगे, ऐश्वर्य तुमको याद का टेंशन नहीं है। DD मेन सर किन चैप्टर्स के सेक्शंस ज्यादा याद रखने हैं, BGBP भूलना ही नहीं है, TDS भूलना ही नहीं है, डिडक्शंस भूलना ही नहीं है। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको एग्जाम में सेक्शंस कोट कर कर आने पड़ेंगे। सर हम 2 क्लॉज 31 भूल जाए तो भूल जाना, आएगा ही नहीं। सेक्शन 4 भूल जाए तो कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज सेक्शन 4, पर्सन होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, वो तो हम क्या कर रहे हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो रास्ता है हमारा। पर डेस्टिनेशन जहां होगी वो इंपॉर्टेंट है, उनके सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। टैक्स पे करना है दोस्तों, टैक्स पे करने के लिए रिटर्न भरना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो आपके साथ हुई है, जो कांड आपने किए हैं इनकम को लेकर, वो सारे कांड इनकम टैक्स को बताने होते हैं, उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ता है। एक चैप्टर और है जो है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम आपका कौन सा चैप्टर रहेगा, चैप्टर 12। बस बस यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इतने से चैप्टर है, 12 चैप्टर। ठीक है, अब इसके आगे भी इनकम टैक्स खत्म नहीं हुआ, इसके आगे इनकम टैक्स एक्चुअली में जो असली इनकम टैक्स है, जहां जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमाई का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो वहां से चालू होता है। क्योंकि रिटर्न आप भरते हैं तो रिटर्न के बाद रिटर्न की क्या होती है, चेकिंग, उसको कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट होगा, अगर वो असेसमेंट सही से नहीं हुआ तो आपके साथ डिमांड आएगी, आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स कम कराने के लिए आप किसके पास जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी फीस क्या करेगा, चार्ज करेगा। रिटर्न भरने के बाद क्या होता है, उसका असेसमेंट। असेसमेंट में बात नहीं बनती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपील्स करना पड़ता है ना, CIT अपील्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। हमारा पैसे कमाने का जो है वो सारी चीजें आपको कहाँ सिखाई जाएगी, CA फाइनल में।
तो असेसमेंट यहाँ नहीं पढ़ना है, अपील्स यहाँ नहीं पढ़ना है। अगर रेक्टिफिकेशन हो गया या कुछ और हो गया, आपने रेड वाला को सुना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, रेड मारता है। रेड मारते कैसे मारते हैं, क्या कंडीशंस होती है, रेड के टाइम पे होता क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, बाकी लोगों का क्या रोल होता है, कैसे काउंटर करना है, कैसे बचना है, कैसे रिप्लाई करना है, ये सारी चीजें कहाँ सिखाई जाती है, सीए फाइनल में। सीए फाइनल में ये सब जो है वो तो है ही, ये सब जो है वो तो है ही सही, प्लस वो एडिशनल चैप्टर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातें भी वहां पर क्या हो जाती है, आ जाती है कि भैया कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आना चाहती है तो वो अपना उसकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करो, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, वो चीज वहां पर आती है। प्लस अभी हमने जो पढ़ा था ना, एओपी, बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, इनके बारे में डिटेल टैक्सेशन आपको कहाँ सिखाया जाता है, सीए फाइनल में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया जाता है, इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन। छोटी मोटी बातें एचयूएफ की, कभी थोड़ी वो 2-4 बातें एचयूएफ के लिए कर लेंगे, 8-10 बातें पार्टनरशिप के लिए कर लेंगे, 2-3 बातें कंपनीज के लिए कर लेंगे, इतना ही हमारे सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इनकम क्या होती है ये ऐसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ इनकम सैलरी में आएगी, कुछ इनकम यहाँ आएगी, कुछ इनकम वहां आएगी, तो इस तरीके से ये होगा। ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, सिलेबस। अब आप पार्टी एंजॉय कर लीजिए कल, है ना, 2 दिन मैं नहीं रहूंगा, तब तक आप पार्टी एंजॉय कर लीजिए, फिर अपन मिलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर प्रीवियस ईयर से, इनकम खत्म करके हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। नहीं सुधरोगे तुम, है ना, नहीं सुधरोगे, पढ़ने का टाइम है वे, पढ़ ले।